मैं अपनी तकदीर पर नाज़ा था और दिल की गहराइयों से खुदा का शुक्रगुजार भी। मैं एक बेवकूफ़ इंसान था, लेकिन मैंने ऑलिव हार्वर्ड जैसे आदमी को नाकू चने चबवा दिए थे। ये दुरुस्त है कि ऑलिव हार्वर्ड CIA के मफादात से बालातर होकर इसराइल के लिए काम कर रहा था, लेकिन उसने CIA में अपनी पोजीशन और इख्तियारात से भरपूर इस्तिफादा किया था। उसके बावजूद मैं उसे नचाता फिर रहा था। ये और बात है कि ये महज इब्तिदाए इश्क थी। मेरे जहन में बहुत से मंसूबे थे जो अभी तिश्नाए तकमील थे। मैं अमरीका वापस जाने के लिए बेकरार था। मैं अमरीकी यहूदियों के लिए मौत का पैगाम बनकर वापस जाना चाहता था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि इंसान ख्वाब देखने की हद तक बाइख्तियार है। ताबीर देने वाला खुदा है। किस्मत आदमी के लिए कुछ रास्ते मुतय्यन कर देती है और फिर उसे उन्हीं रास्तों की तरफ हनकाती हुई ले जाती है। ख्वाब शदीद ख्वाहिशात का ही तो रूप होते हैं और हर शख्स ख्वाब देखता है। फिर लोगों के ख्वाब आपस में मुतसादिम भी तो होते हैं कि अगर एक को ताबीर मिले तो दूसरे के लिए उसका मतलब सरीहन नाकामी ठहरे। अब साइका माइलर ही है, उसकी दिली कैफियत से मैं आगाह था। वो मुझसे बहुत ज्यादा मुतासिर थी। कैलिस के बारे में मुझे तारीना ने बता दिया था। अब ये किस्मत की सितम ज़रीफी ही तो थी कि मैं जो जिंदगी में एक ख्वाहिश भी पूरी न कर सका था, कितनी निगाहों का महवर और मरकज था, कितनी आंखों में मेरे ख्वाब थे। लेकिन वो हस्ती जो मेरे दिल के सदा के बंद दरवाजों को अपनी निगाहों के शहर से खोलते हुए मेरी रूह तक में उतर गई थी, मुझसे छिन गई थी। मेरी आंखों में तो उसी के ख्वाब थे। मैं जानता था कि साइका माइलर का ये एहसास मुझे ज्यादा अरसे उसके साथ नहीं रहने देगा। इसी में बेहतरी थी। आदमी अगर किसी को ताबीर न दे सके तो कम से कम ख्वाबों को रेजा रेजा होने से तो बचा सकता है। बेशक उसका और मेरा कॉज एक ही था, लेकिन इस सूरत हाल में रेड पैंथर से वाबस्ता होकर काम करना मेरे लिए नामुमकिन था। बहरहाल मैं अपने तौर पर भी बहुत कुछ कर सकता था। मुसलसल थकन के बाद आराम का मौका मैसर आया तो मैं खूब डट कर सोया। अगला दिन उसी इमारत में गुजरा। तारीना ने मुझे रवानगी का प्रोग्राम बता दिया। रात को मैंने उस तस्वीर को सामने रख कर मेकअप किया जो तारीना ने फराहम की थी। मेकअप से फारिग हुआ ही था कि तारीना आ गई। उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी मेरे सामने करते हुए कहा, मेरे ख्याल में अब ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने कहा तो ठीक है, मेरी तैयारी भी मुकम्मल है। वो बोली चलो फिर उठ जाओ। वो मुझे साथ लेकर बाहर आ गई। तारीना मेरे साथ कार में नहीं बैठी। अचानक ही वो बहुत उदास और मुज़महिल नजर आने लगी। उसने उदास लहजे में कहा, खुदा हाफिज अली यार खान, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने नहीं जा सकूंगी। खतरात ने अभी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने कहा ठीक है तारीना, अब हमारी मुलाकात हॉलैंड में होगी। उसने ठंडी सांस लेकर कहा, देखो क्या होता है। वो अपनी आंखों की नमी मुझसे नहीं छुपा सकी थी। फिर उसके इशारे पर ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। वो मुझे देखते हुए अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाती रही। कार इमारत के गेट से सड़क पर मुड़ी तो वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। रास्ते में कोई काबिल जिक्र वाकया पेश नहीं आया था। एयरपोर्ट पर मुझे मामूल के मुताबिक मुख्तलिफ मरहलों से गुजरना पड़ा। बिलाखिर मैं जहाज की तरफ चल दिया। एक खूबसूरत एयर होस्टेस ने मुझे मेरी नशिस्त तक पहुंचाया। मैंने टिक लगाकर आंखें बंद कर ली। न जाने क्यों मुझ पर इज़्महलाल सा तारी हो गया था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मेरे बराबर कौन आकर बैठा है। मैं तो बस खाली उस जहन सा बैठा हुआ था। सीट पर बैठते ही मैंने सेफ्टी बेल्ट कस ली थी, इसलिए तैयारे के टेक ऑफ के ऐलान के साथ जहाज के एड्रेस सिस्टम पर इस सिलसिले में हिदायत दी गई। तब भी मैंने आंखें खोलने की जहमत न की। तैयारा फजा में बुलंद हो चुका था। मैंने बेल्ट खोल ली और सरसरी निगाहों से गिरदोपेश का जायजा लिया। बराबर वाली नशिस्त से मशहूर कुन खुशबू की लपटें उठ रही थीं, लेकिन मैं बराबर वाली नशिस्त को नजरअंदाज करके दूसरे लोगों का जायजा ले रहा था। फिर उस तरफ से मुतमईन होकर मैंने बराबर वाली नशिस्त पर नजर डाली। मुझे शदीद ज़हनी झटका लगा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और दिमाग साएं साएं कर रहा था। मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा। हाँ, मेरे बराबर वाली नशिस्त पर तहजीब मैल्कम एक्स बैठी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर अचानक और इस अंदाज में मुझे मिल जाएगी। सच तो ये है कि मैंने अपने अजीम मकसद की खातिर अपनी आंखों से उसके ख्वाब तक नोच डाले थे, लेकिन अब मेरी आंखें बेताबाना उसके चेहरे पर मचल रही थीं। डर था कि मेरी निगाहों की चुभन उसे सरासीमा कर देगी। मैंने जल्दी से आंखें मूंद ली और अपनी उस कैफियत का तज्जिया करने लगा। शायद शिद्दत तलब ने आंखों से मिलकर साजिश की थी और आंखें दिमाग को गुमराह कर रही थीं। तसव्वुर को हकीकत करार दे रही थीं, लेकिन इतना बड़ा धोखा, ये कैसे मुमकिन है। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और आंखें खोलकर दोबारा उसकी तरफ देखा। इस बार मुझे कोई शुबा नहीं रहा, वो तहजीब ही थी, सचमुच की तहजीब। फर्क था तो सिर्फ इतना कि अब उसके चेहरे से नकाहत हवेदा थी। आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे, होंठ खुश्क थे और वो कुछ खौफजदा भी मालूम हो रही थी। मेरा भी अजीब हाल था, जैसा खूबसूरत ख्वाब देखने वालों का होता है।
वो आंखें खोलते हुए डरते हैं कि ख्वाब टूट जाएगा। हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे मुखातिब करूं। अगर आवाज़ और लहजा मुख्तलिफ हुआ तो क्या पता वो कोई और हो तहजीब के मेकअप में और ये मेरे लिए कोई जाल हो। जहन में अंदेशे सरसराते रहे, लेकिन मुसलसल उसे देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो तहजीब ही है, या शायद मेरे जज्बाए बेख्तियार ने जहन से तमाम वसवसों को निकाल बाहर किया था। ये बात भी तय थी कि वो मुझे नहीं पहचान सकेगी क्योंकि मैं मेकअप में था। चुनाचे मैंने धड़कते दिल के साथ उसे मुखातिब किया, माफ़ कीजिएगा मिस, क्या आपकी मंजिल हॉलैंड है? उसने चौंक कर मुझे देखा और बड़ी बेएतनाई से बोली, जी हाँ। फिर उसने पुश्त से टेक लगा ली। मेरे दिल की धड़कनें बेरब्त हो गईं। वही जानी पहचानी आवाज़, वही मानूस लहजा। मैंने पूछा, आपका वतन हॉलैंड है? इस बार उसके लहजे में बेजारी थी। बोली, जी नहीं। मैंने माजरत खाहाना लहजे में कहा, आपके अंदाज से मालूम होता है कि मेरी ज़बरदस्ती की बेतकल्लुफ़ी आपको गिरां गुजरी है, लेकिन ये हकीकत है कि आपकी सूरत एक ऐसी लड़की से मिलती है जिसे मैं जानता हूँ। तहजीब ने चौंक कर मुझे देखा, बोली, माफ़ कीजिएगा, मेरी तबीयत कुछ ख़राब है। मैं इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहती। मुझे उसकी आंखों में खौफ की झलकियाँ नजर आईं। मैंने पुरतशवीश लहजे में पूछा, ओह, क्या हुआ है आपको? वो बेहद चिढ़कर बोली, मैंने अर्ज किया ना, मैं खामोश रहना चाहती हूँ। मैंने कहा, लेकिन जब मैं अपने दोस्त को आपके मुताल्लिक बताऊंगा तो वो मुझसे पूछेगा कि मैंने तहजीब मैल्कम एक्स को पहचानने के बावजूद उसे नज़रअंदाज क्यों किया, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? वो एकदम संभल कर बैठ गई और कड़ी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर बोली, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरा नाम तहजीब मैल्कम एक्स है? कौन है आप? मैंने कहा, मैं आपके एक दोस्त का दोस्त हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे आपकी तस्वीर दिखाई थी। वो आपके लिए बेहद परेशान है। वो आपके लिए इतना परेशान, इतना अफसुर्दा था कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बोली, क्या नाम है आपके दोस्त का? उसके लहजे में बेताबी थी। मैंने कहा, अली जार खान। वो पाकिस्तानी है। उसने हिजानी अंदाज में अपना लरसता हुआ हाथ मेरे बाजू पर रख दिया। बोली, प्लीज, मैं आपसे माजरत खां हूँ जनाब, मुझे अली जार खान के बारे में बताइए। वो कहाँ है, किस हाल में है, कैसा है वो? उसके लहजे में इस्तराब ही इस्तराब था। उसने हिजानी अंदाज में कहा, प्लीज आप तजस्सुस पैदा न करें, प्लीज मुझे बताइए। उसने तकरीबन मुझे झंझोड़ डाला। मैंने कहा, वो हॉलैंड में है। तहजीब बोली, आपको मालूम है कि वो कहाँ रह रहा है? मैंने कहा, जी हाँ। बोली, आप भी हॉलैंड ही जा रहे हैं ना? मैंने कहा, जी हाँ। उसने इल्तिजा की, प्लीज आप मुझे उससे मिलवा दीजिएगा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वैसे भी आप उसके बहुत करीबी दोस्त होंगे, वरना वो आपको मेरे मुताल्लिक क्यों बताता? उसका इस्तराब मेरे लिए उसकी मोहब्बत का आईनादार था। मेरी अपनी जज्बाती कैफियत भी अबतर हो रही थी। जी चाहता था कि उसे सब कुछ बता दूं, लेकिन ये मुनासिब नहीं था। ऐन मुमकिन था कि कुछ लोग उस पर निगाह रखे हुए हों। इस सूरत में मेरे साथ वो भी खतरे में पड़ सकती थी। ये सोचकर मैंने दिल पर पत्थर रख लिया। मैंने उसे मुखातिब किया, जी हाँ मिस, वो मेरा बहुत अजीज दोस्त है, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं आपको उसके पास ले चलूंगा। तहजीब ने पूछा, आपकी उससे दोस्ती कब से है? मैंने कहा, बहुत अरसे से। वो बोली, आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, मसलन उसकी शख्सियत? और अचानक वो खामोश हो गई। उसने खुद को संभाल लिया था और मोहतात हो गई थी। मैं उसकी कैफियत समझ रहा था। कैद की सोबतों ने सिर्फ उसकी सेहत को ही नहीं, जहानत को भी मुतासिर किया था, वरना वो शुरू ही से मोहतात रवैया इख्तियार करती और इस जाविये से भी सोचती कि मैं अली जार खान का दुश्मन भी हो सकता हूँ। बहरहाल अब वो कदरे मोहतात हो गई थी, लेकिन अब तक वारफ्तगी के असरात से पूरी तरह नहीं निकल सकी थी। उसने संभल कर कहा, आप मेरे लिए फरिश्ता रहमत साबित हुए हैं जनाब, क्या आपका ताल्लुक हॉलैंड से है? मैंने कहा, जी हाँ। वो बोली, लेकिन अली हॉलैंड कब पहुंचा? मैंने कहा, ज्यादा दिन नहीं हुए। अब मैं आवाज और लहजे के सिलसिले में बहुत एहतियात बरत रहा था। मैं नहीं चाहता था कि तहजीब को मुझ पर शुबा भी हो। वो कुछ देर सोचती रही और उलझती रही, खासी कशमकश का शिकार मालूम हो रही थी, लेकिन फिर उससे रहा न गया। उसने पूछा, आपको इस्तांबुल आए हुए कितना अरसा हुआ है? फिर जैसे किसी ख्याल ने उसे चौंका दिया, बोली, आपको यकीन है कि अली अब भी हॉलैंड में ही होगा? मैंने मुख्तसरन कहा, जी हाँ। वो बोली, अच्छा, अगर वो वहां से निकला तो कहाँ जाएगा? ये सवाल भी उसकी बेताबी का मजहर था। मैं मुस्कुरा दिया, कहा, बस यूं समझ लें कि वो मुझसे मिले बगैर कहीं नहीं जाएगा। वो बोली, ओह, गोया आपके और उसके मफादात मुश्तरक हैं। मैंने इस बात में सर हिला दिया। तहजीब के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था कि वो सारे रास्ते मुझसे इसी सूरत के सवालात करती रहेगी। फिर उसने कहा, मेरे बारे में उसने आपको क्या बताया था? ये पूछते हुए उसके लहजे में रेशम जैसी मुलायमत थी। आंखें ख्वाबनाक हो गईं। मेरा दिल मचलने लगा, लेकिन वक्त ने मुझे मुंहजोर जज्बों पर काबू पाना सिखा दिया था। वो बोला, उसने मुझे आपकी तस्वीर दिखाई थी, ज्यादा कुछ नहीं बताया था उसने, लेकिन उसकी हालत सब कुछ बता गई थी। यकीन कीजिए मिस, वो आपको दीवानावार चाहता है,
लेकिन आपकी मुसलसल और नाकाम तलाश के बाद वो जिंदगी ही से मायूस नजर आता है। तहजीब ने रुंधी हुई आवाज में सरगोशी की, अली, और फिर पुश्तगाह से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। उस वक्त मेरे दिल में चिरागा का सा समा था। वो सब कुछ ख्वाब सा मालूम होता था। मैं पलकें झपकाने से भी गुरेज कर रहा था कि अगर वो ख्वाब ही था तब भी उस ख्वाब की शिकस्त मुझे गवारा नहीं थी। मैंने तहजीब से मुतल्लिक अपने हर जज्बे को अपने वजूद की अथाह गहराई में दफन कर दिया था। ये सोच कर कि मैं पुरखार रास्तों का राही हूँ, मुझ जैसे लोगों को फूलों के ख्वाब भी आंखों में नहीं बसाने चाहिए, क्योंकि इस तरह पैरों में चुभने वाले कांटों के साथ आंखों में चुभने वाले कांटे भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन मैं नहीं जानता था कि बरसों में बेपनाह कोशिश के बाद दबाए जाने वाले जज्बों को उभरने के लिए महज एक लम्हा और किसी की सिर्फ एक झलक दरकार होती है। तहजीब गाहे गाहे मुझसे मेरे और अली जार खान के बारे में सवालात करती रही। फिर उसने आंखें मूंद लीं और शायद तसव्वुरात में गुम हो गई। मैं कनखियों से उसको देखता रहा। मेरी कोशिश यही थी कि मेरी निगाहों से वारफ्तगी न झलकने पाए। मैं इस कोशिश में किस हद तक कामयाब हुआ ये बताना मेरे लिए नामुमकिन है। मैंने गिरदोपेश का जायजा लिया। बज़ाहिर तो जहाज में मौजूद कोई शख्स मेरी या तहजीब मैल्कम एक्स की तरफ मुतवज्जे नहीं था। फिर पहली बार मुझे वो ख्याल आया जो उसे देखते ही मेरे जहन में चुभना चाहिए था। जज्बों में यही तो एक खराबी है कि वो इंसान से इस्तिदलाल की कुव्वत छीन लेते हैं। मैंने अब तक इस पहलू पर नहीं सोचा था कि तहजीब ग्रीन पोल की कैद से कैसे रिहा हुई और उसी फ्लाइट से हॉलैंड क्यों जा रही है जिस पर मैं सवार हूँ। ये ख्याल आते ही मैं चौकन्ना हो गया और मैंने हर कदम पर एहतियात बरतने का फैसला कर लिया। बाकी रास्ता मैं बहुत ज्यादा मोहतात रहा। बिलाखिर सफर तमाम हो गया। इस दौरान जहाज पर किसी किस्म की मुश्तबा सरगर्मी देखने में नहीं आई थी। मैं मुतमईन हो गया, लेकिन मैंने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। तहजीब अब अली जार खान से मिलाने के सिलसिले में मेरी खुशामद कर रही थी। कस्टम्स काउंटर पर भी वो मेरे साथ लगी रही। बिलाखिर हम तमाम मरहलों से गुजर कर एयरपोर्ट से बाहर आ गए। मैंने तहजीब से कहा, मिस, मैं आपको अली जार खान के पास जरूर ले चलूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि एम्स्टरडैम में आपका क़याम कहाँ होगा। वो बोली, किसी भी होटल में ठहर सकती हूँ मैं। मैंने कहा, तो बेहतर ये होगा कि हम पहले किसी होटल में कमरा लें, उसके बाद अली जार खान से राब्ता कायम किया जाएगा। वो बोली, इसमें भी आपकी कोई मसलहत होगी। मैंने कहा, जी हाँ। मेरी तवक्को के बरक्स उसने मजीद कोई वजाहत तलब न की, सिर्फ इतना कहा, तो फिर होटल का इंतखाब भी आप ही को करना होगा। मैं जानता था कि तहजीब मैल्कम एक्स कोई मामूली लड़की नहीं है। उस वक्त मुझसे मिलने की आरजू ने उसे इतना बदहवास कर दिया था कि वो गैर मोहतात हो गई थी। बहरहाल ये भी था कि वो इस आलम में भी किसी के लिए तरने वाला हरगिज साबित न होती। हमने टैक्सी की और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक रिनॉट होटल पहुंच गए। वहां हम दोनों ने अलग अलग लेकिन मुल्हिका कमरे तलब किए। तहजीब चौंकी जरूर, लेकिन उसने मुझे टोका नहीं। हम ऊपर चले आए। मैं अपने कमरे का रुख करने की बजाय उसके साथ उसके कमरे में चला आया। तहजीब ने पूछा, आपने भी यही कमरा लिया है? वो क्यों? मैंने कहा, आप बैठिए। तो वो सोफे पर बैठ गई, लेकिन मुझे अजीब सी नजरों से देखे जा रही थी। बोली, आपने इतना पुरस्कार अंदाज क्यों इख्तियार किया है? मैं उठा और मैंने कमरे का दरवाजा मुकफ्फल कर दिया। तहजीब संभल कर बैठ गई और उसकी आंखों से चौकन्नेपन का इजहार हो रहा था। वो चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर सामने वाले सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोली, तशरीफ रखिए। मैं सोफे पर बैठ गया। बोली, आप कुछ बदले बदले से महसूस हो रहे हैं। मैंने कहा, मैंने पढ़ा है मिस तहजीब कि इंसानी ताल्लुकात में चेहरों की अहमियत अपनी जगह, लेकिन जिस्म से खारिज होने वाली मकनातीसी लहरें भी बहुत अहम होती हैं। वो इंसान को उसके दोस्तों और दुश्मनों की करीब ही कहीं मौजूदगी की खबर देती हैं। दो जिस्मों की मकनातीसी लहरों के माबैन मुकम्मल हम आहंगी मोहब्बत कहलाती है। मैं इस नजरिए पर यकीन रखता था, लेकिन आज ये गलत साबित हो रहा है। मेरे जिस्म की लहरों ने आपको जरा भी मुतासिर नहीं किया। बोली, मैं आपका मतलब नहीं समझी। मैंने अपने चेहरे से मेकअप मास्क उतार दिया। तहजीब अपनी जगह साकित हो गई। उसकी आंखों में अजीब सी कैफियत थी। फिर वो उठी और किसी सहरज़दा मामूल के से अंदाज में मेरे करीब आ खड़ी हुई। मैं भी खड़ा हो गया। मैं नहीं कह सकता कि वो लम्हे थे या सदियां थीं। बहरहाल हम दोनों गुंग खड़े थे। हमारी जबानें बंद थीं, लेकिन जबान चुप रहे तो नजर बोलती है कि वो मेरा पहला तजुर्बा था। लगता था कायनात साकित हो गई है। हम दोनों ने सभी कुछ कह दिया था, लेकिन हमारे होंठ साकित थे। लफ्ज जाया नहीं किए गए कि वो हमारे दिलों की अमानत थे। फिर तहजीब ने आगे बढ़कर मेरे सीने से अपना सर टिका दिया। उसने बिखरते हुए लहजे में कहा, अली, मुझे अफसोस हो रहा है और तुम पर गुस्सा भी आ रहा है। तुमने इतनी देर तक बेखबर रख कर मुझे ये सजा क्यों दी? तुम नहीं जानते मुझ पर। मैंने शोख लहजे में जवाब दिया, मैं जानता हूँ, लेकिन जहाज में तुम इस बेतकल्लुफी का मुजाहिरा नहीं कर सकती थी। वो झेंप कर पीछे हट गई।
फिर उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और मुझे सोफे की तरफ ले आई। उसके चेहरे पर जज्बात के साए लरज रहे थे। मैं भी कुछ देर के लिए दुनिया की तमाम उलझनें फरामोश कर बैठा। हम खामोशी से एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे। कैफियतें बदलती रहीं, लेकिन एक कैफियत सब पर हावी रही। वो मिलन रुत थी। फिर न जाने क्या हुआ। तहजीब ने आंखें मूंद लीं। उसका हाथ अब भी मेरे हाथ में था। कुछ देर खामोशी रही। फिर मैंने कहा, तहजीब, मैं तुमसे कम हैरान नहीं हूं। उसने आंखें खोलकर मुझे देखा। बोली, तुम इस्तांबुल कैसे पहुंचे अली? मैंने कहा, बस ये समझ लो तुम्हारी कशिश मुझे वहां तक ले गई। वो बोली, नहीं अली, संजीदगी से बताओ, तुमने मेरी रिहाई के लिए कोशिशें की तो मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं आए? मैंने कहा, नहीं तहजीब, मैं गलत बयानी से काम नहीं लूंगा। तुम्हारी रिहाई में मेरी कोशिश का कोई दखल नहीं है। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि तुम पर क्या बीती। वो बोली, यानी उस औरत से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं था जिसने क्रिस्टा फ्लोमर को कत्ल करके मुझे रिहाई दिलवाई? मैंने मुस्तरिबाना अंदाज में पूछा। तुम उस औरत से मिली? तहजीब ने कहा, नहीं, अलबत्ता मैं फोन पर उसकी आवाज सुनती रही हूँ। मैंने कहा, तहजीब, जरा तफसील से बताओ अपने मुताल्लिक। वो बोली, मैं तुम्हारे साथ ही तो थी उस इमारत में। फिर उस रात मुझे बेहोश करके अगवा कर लिया गया। कैसे, ये मैं नहीं जानती। होश में आते ही मुझे अंदाजा हो गया कि मैं ग्रीन पोल की कैद में हूँ। जाहिर है तवील अरसे तक उस तंजीम से वाबस्ता रही थी और उन लोगों का तरीक़ाकार खूब पहचानती थी। थॉमस क्लोज नामी एक शख्स मुझसे मेरे बारे में पूछता रहा। फिर तुम्हारे और हायल जोशियों के बारे में सवालात किए गए। गोइटे हिल केस के बारे में बहुत कुछ पूछा गया। किस्सा मुख्तसर ये कि उन्होंने मुझे मुजरिम करार दे दिया, लेकिन मेरे बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। शायद वो गुमगू के आलम में थे। मेरी मौत उनके लिए सूदमंद नहीं थी। मेरा ख्याल है कि वो मुझे हायल जोशियों केस की वजह से जिंदा रखना चाहते थे, ताकि जोशियों के असासों के हुसूल में कोई दुश्वारी न हो, बल्कि जरूरत पड़ने पर वो मेरे हवाले से तुम्हें अपना आलायकार बना सकें। फिर मुझे क्रिस्टा फ्लोमर के पास इस्तांबुल भेज दिया गया। मैं पहले भी उसकी मातहती में काम कर चुकी थी। उसने हमेशा मुझे सराहा था, लेकिन अब मेरी हैसियत एक गद्दार की थी। चुनाचे मेरे साथ कोई रियायत नहीं बरती गई। फिर क्रिस्टा की कैद में अचानक मुझे पैगाम मिला कि मुझे रिहा करवाया जाने वाला है। एक रात हंगामा हुआ और क्रिस्टा फ्लोमर कत्ल कर दी गई। इसकी तफसीलात से मैं लाइल्म हूँ। बहरहाल उस रात मुझे आज़ादी मिल गई। मुझे आज़ादी दिलाने वाले कई निकाब पोश थे। उन्होंने मुझे एक मकान में ठहराया और यकीन दिलाया कि वो मुझे बाहिफाजत हॉलैंड पहुंचा देंगे। वहां से अपनी मंजिल का तयन मुझे खुद करना होगा। जहाज का सफर इस सिलसिले की आखिरी कड़ी था, लेकिन ये बात मेरे वहम गुमान में भी नहीं थी कि तुम इस तरह मुझे मिल जाओगे। इससे ज्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं। मेरी समझ में सब कुछ आ गया। तारीना हार्डो का कहना था कि वो अब भी मेरी मकरूज है, हालांकि मेरा वजूद उसके एहसानात के बोझ तले दबा जा रहा था। तहजीब मुझे बगौर देख रही थी। फिर शायद उसने मेरे चेहरे के तासुरात से सब कुछ भांप लिया। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि एक ही हस्ती ने हम दोनों की मदद की है। मैंने तारीना हार्डो के बारे में तमाम तफसील उसे बता दी। मैंने उसे ये भी बता दिया कि तारीना हार्डो ज़हनी तौर पर मुझसे मुतासिर मालूम होती है। वो पुरख्याल अंदाज में मुझे तकती रही। फिर बोली, बहर तौर अली, उसने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारे लिए पागल हो रही थी। अब दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारी ही खातिर जिंदा हूँ। मैंने कहा, तहजीब, अब सिर्फ जिंदगी की बात करो। खुदा ने एक बार फिर हमें यकजा कर दिया है, तो हमें मायूसी की बातें नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने अपना मुस्तकबिल, अपना वजूद, सब कुछ एक मकसद की नज़र कर दिया है। लेकिन तुम्हारी शख्सियत के सामने कभी कभी मेरा मकसद भी दब जाता है। तुम बिछड़ गई थी, मैं तुम्हारी तरफ से मायूस हो गया था, लेकिन मैं जानता था कि मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकूंगा, और अब तुम मिल गई हो। वो बोली, अली, अब हम दोनों अपनी इनफरादियत खो चुके हैं। यूं समझ लो कि हम एक दूसरे में जम हो चुके हैं। अब तुम अपने मकसद को सिर्फ अपना मकसद नहीं, हमारा मकसद कहा करो। मैं किसी आम औरत की तरह तुमसे ये फरमाइश कभी नहीं करूंगी कि मुझे एक छोटा सा पुरसुकून सा घर फराहम कर दो। अली, मैं मोहब्बत का मफहूम समझती हूँ। मैं तुम्हारे दुश्वार रास्ते पर न सिर्फ कदम ब कदम तुम्हारे साथ चलूंगी, बल्कि तुम कभी रास्ते से हटने लगे तो मैं ही तुम्हारे कदमों की जंजीर बनूंगी। मैं अपनी जात के लिए जीना नहीं चाहती, मैं तुम्हारी तरह जीऊंगी। उस लम्हे उसकी अजमत मेरे दिल पर नक्श हो गई। मुझे अपने इंतखाब पर फख्र का एहसास हुआ। मैंने जज्बाती होकर उसका हाथ थाम लिया। वो मुसर्रतों और सरशारियों के लम्हे थे। हमारी मोहब्बत महदूद नहीं थी, उसमें दुनिया भर के दुखी इंसान शरीक थे। हम दोनों देर तक उसी कैफियत में डूबे रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے